गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो में हमारी जो टैक्सेशन की जो लेक्चर सीरीज़ है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली हमारी जो वीडियो थी हमने उस पर डिस्कस करा था कि रेसिडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और किस प्रकार से आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है आपकी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करता है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करे थे। तो आई होप वो सारे प्रीवियस पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को कि आप उस वीडियो को एक बार दोबारा जाइए, उस पर चेक करिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे टैक्सेशन से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको मैं एक जिसे प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि सारी वीडियोस जो हैं उस पर कंसंट्रेट हो जाएं। और तो आज के हमारे जो इस पर्टिकुलर जो लेक्चर वीडियो का जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। आज के जो हमारे इस लेक्चर वीडियो का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल इनकम। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम का क्या स्टेटस है, कि लीगली ये टैक्सेबल होती है नहीं होती है। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आप इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं या टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चरल इनकम बेसिकली होती क्या है, कि एग्रीकल्चरल इनकम के एम्बिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी देर हो गई फॉर सम अनफोर्सीन रीज़न, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों सबसे। और ये वीडियो अगर कुछ भी अगर इसमें कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताइए मेरे को। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके जो भी डाउट्स हैं कि को कमेंट सेक्शन में मैं उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो शुरू कर। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम को काउंट नहीं करा जाता है एज अ टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चरल इनकम इज़ नॉट अ टैक्सेबल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है उसे टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं माना जाता है, इसके पीछे का जो सबसे मेन रीज़न जो है इसके पीछे का वो ये है कि देखिए इनकम टैक्स या जितने भी जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आपके यूनियन लिस्ट का मैटर होता है। ठीक है, वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा होगा कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट बेसिकली वो मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वो लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। उसी तरह से एक स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं या जो स्टेट लिस्ट के अंडर आने वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वही लेजिस्लेट कर सकती है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही राइट है जो स्टेट लिस्ट के अंडर आने वाले टॉपिक्स के ऊपर लेजिस्लेट करने का। तो सिंस देखिए क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, जबकि जो इनकम टैक्स है वो आपके यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, इस प्राइमरी जो ये कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से ही एग्रीकल्चरल इनकम को यूजुअली टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इनकम मानी किसे जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम माना किसे जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम किस प्रकार की इनकम को, किस टाइप की इनकम को आप एक एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, एग्जेम्प्ट्स एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सेक्शन 10 सबसेक्शन फर्स्ट वही चीज़ कह रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम आपके इनकम टैक्स एक्ट का जो एक एम्बिट है उससे बाहर है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के एम्बिट से आपने उसको बाहर रखा हुआ है। ठीक है,
बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A, ठीक है, द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, कि अब इसमें जो डेफिनेशन दी गई है इसमें आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली। तो आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली। सेक्शन 2(1)(a) क्या कह रहा है कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक टाइप की अगर आपकी इनकम है तो उसे मान लिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि दैट इज़ एन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो सेक्शन 2(1)(a) में 3 पॉइंट्स जो दे रखे हैं, अब उसको देखते हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, कि अगर आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड को अगर आपने रेंट पे दे रखा है और उस रेंटेड लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई लैंड है, ठीक है, मैं किसी पर्सन को दे देता हूँ कि वो उस पे एग्रीकल्चर करे और बदले में मेरे को रेंट दे, ठीक है, कि अगर सपोज़ करिए मेरे पास कोई एक ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए फ़िट है, जो एग्रीकल्चर के लिए एकदम जिसे कह सकते हो सूटेबल है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ किसी एक पर्सन से कि ठीक है, आप इसके ऊपर आके आप अपनी जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है आप उसे परफॉर्म करिए, ठीक है, जो भी आप एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आप अर्न करना चाहते हैं उसे अर्न करिए, लेकिन उसके बदले में मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट मुझे चाहिए। तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड के रेंट से जो आने वाली जो भी इनकम है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चरल इनकम से, ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास कोई ज़मीन है उसका इस्तेमाल अगर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो रहा है और उसी का ही आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, ठीक है। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम such land by agricultural operation including processing of the agricultural produced raised or received as rent in kind so as to tender fit for the market or sale of such produce, कि पॉइंट सेकंड एक सिंपल अगर नटशेल में आपको समझाऊं कि जो भी डायरेक्टली आपके एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटी से इनकम आती है, ठीक है, कि आपने जो भी एग्रीकल्चरल आपका प्रोड्यूस है, ठीक है, वो आपने किसी पर्टिकुलर मार्केट में ले जाके आपने उसे सेल करा, उसकी सेल से आने वाली इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो भी जिसे कह सकते हो जो उसका आउटपुट जो निकल रहा है, ठीक है, आपकी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने जो भी जिसे कह सकते हो जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्क आपने परफॉर्म करा है, ठीक है, उससे डायरेक्टली आने वाली इनकम, ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, आपका जो भी जब इन दी एंड जो आपका आउटपुट है, ठीक है, जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको ले जाके आप मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, उससे आने वाली इनकम, ठीक है, या जो भी इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ भी हो सकता है, वो क्रॉप भी हो सकता है, या अगर जैसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जो डेफिनेशन में आपकी जो एनिमल रियरिंग होती है, ठीक है, कि मतलब जो जानवर पालते हैं दूध के लिए या मीट के लिए, तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आती है, ठीक है, या अगर आप मुर्गियाँ पालते हैं अगर अंडों के लिए तो वो भी बेसिकली एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के एम्बिट में ही वो आता है, ठीक है। तो जो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि अगर आपने शीप्स पाल रखी हैं, भेड़ें पाल रखी हैं वूल के लिए तो वो भी एक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में उसको इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे डायरेक्टली आने वाली जो इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी, ठीक है। इसमें आपका अगर जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, जो फसल बीमा जिसे कहते हैं, कि अगर जो क्रॉप इंश्योरेंस से जो मिलने वाली जो भी रकम है उसको भी इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन, कि फार्म हाउस से आने वाली कोई इनकम। अब फार्म हाउस वाला पॉइंट हम इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इस पर अभी ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम इसी वीडियो में ही इसको आगे डिस्कस करेंगे। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एन एग्रीकल्चरल इनकम, कि अगर किसी एग्रीकल्चरल
किसी नर्सरी अगर आप सपोज़ करो रन कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर रनिंग अ नर्सरी एंड उस नर्सरी में जो भी सीड्स हैं या जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको सेल करके, उनको बेच के जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो भी इनकम आता है, ठीक है, अगर आप कोई नर्सरी रन कर रहे हो, उस नर्सरी में आपने सपोज़ करो कोई सीड्स बेचे हैं, ठीक है, तो उस सीड्स को बेच के जो भी आपके पास इनकम आ रहा है या जो भी प्लांट्स वगैरह को बेच के जो भी इनकम आ रहा है उसे भी इंक्लूड करा जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम में। ओके, ठीक है। अब इसी में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो पिछली डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट था, ठीक है, कि हमने जैसे जो ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा था, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अब उसी को हम इसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड, ठीक है, कि वो रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड की डेफिनेशन में क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21AA, इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड कैन बी टर्म्ड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम। कि फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से ले जाता हूँ, जो इस फर्स्ट वाले पार्ट की जो इनकम है उसको एग्रीकल्चरल इनकम तभी माना जाएगा अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं। कि अगर ये 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर ए, बी और सी, अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाती है तो इसको ये चीज़ मानी जाएगी कि ये जो आपको अगर किसी भी लैंड का अगर रेंट मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि ऑब्वियस है, रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी लैंड, ठीक है, कि किसी लैंड से रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई जैसे कह सकते हो कोई घर है कोई, ठीक है, कोई आपका हाउस है या कोई फ्लैट वगैरह है, उससे रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, कोई लैंड होनी चाहिए, उस लैंड से रेवेन्यू आ रहा हो, ठीक है। द लैंड इज़ वन विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, कि लैंड ऐसा होना चाहिए जो इंडिया की ही बाउंड्री में या इंडिया की ही टेरिटरी में हो, ठीक है। अगर आपका लैंड किसी अदर कंट्री में है, ठीक है, उस अदर कंट्री में आपने उस आपका जो लैंड है उसको आपने किराए पे दे रखा है, वहाँ से आपको जो इनकम जनरेट हो रही है वो फिर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में फिर वो फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। अगर उसको एक एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में अगर आपको प्लेस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सबसे पहले लैंड होना चाहिए, लैंड से रेवेन्यू आनी चाहिए, और लैंड इंडिया में ही सिचुएटेड होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी में ही सिचुएटेड होना चाहिए। द लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है, ऑब्वियस पॉइंट कि लैंड जो भी होगा वो आपका एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ होगा, आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते लैंड को। कि लैंड जो है वो सिर्फ अगर मान लीजिए मैंने अगर मेरे पास अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, और उस लैंड को सपोज़ करो मैंने रेंट पे दे रखा है, लेकिन जिस पर्सन को मैंने रेंट पे दे रखा है वो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा, ठीक है, वो उसके अलावा अपना कोई भी दूसरा कोई बिज़नेस वगैरह रन कर रहा है, तो तब उस लैंड से आने वाली जो भी मेरी इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। कि सपोज़ करो अगर मैंने अपना लैंड किसी पर्सन को दे रखा है और वो उस लैंड पे अगर एग्रीकल्चर कर रहा है तभी मेरे को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो मैंने फिर से इस स्लाइड पे ले जाऊंगा कि जो 1 नंबर वाला जो पॉइंट है कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम तभी मानी जाएगी जब ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी। कि जब ये 3 कंडीशन जो है, कंडीशन ए, बी और सी, जब ये 3 कंडीशन जब आपकी फुलफ़िल होंगी, जब ये 3 कंडीशन जब आप पूरी करोगे तब जाकर ही आपको इस वाले सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, 3 कंडीशन है कि पहले तो जो भी रेंट रिसीव हो रहा है या जो भी इनकम आ रही है किसी लैंड से आ रही है, ठीक है, और लैंड इंडिया की ही टेरिटरी में कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, और लैंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ठीक है, जो फार्म हाउस वाला जो पॉइंट मैंने डिस्कस करा था सबसे पहले वाली स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ। आप जो
तीसरा नंबर का जो पॉइंट देख रहे हैं, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो अब इसको कब माना जाएगा, कि कब ये चीज़ आप मान के चलेंगे कि किसी फार्म हाउस से होने वाली इनकम, की किसी पर्टिकुलर फार्म में मौजूद अगर कोई बिल्डिंग है उससे आने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हो, उस रेंट से आने वाली जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। तो इनकम टैक्स में क्या चीज़ मानी जाती है कि अगर आप कोई भी जिसे कह सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई हाउस है, कोई फ्लैट है, ठीक है, उसको आप अगर रेंट पे दे रहे हो तो उसकी जो रेंट से जो आप इनकम डिराइव कर रहे हो वो बेसिकली टैक्स के एम्बिट में आती है। ठीक है, लेकिन जो भी ऐसा कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो किसी फार्म लैंड में सिचुएटेड है, ठीक है, कहीं पे कोई फार्म है, उसी फार्म के जस्ट जिसे कह सकते हो एडजेसेंट में आपने कोई हाउस बना रखा है। ठीक है, आपका कोई फार्म है, फार्म के बगल में आपके एडजेसेंट में एक फार्म हाउस आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, या कोई भी बिल्डिंग फॉर दैट मैटर आपने इस्टेब्लिश कर रखी है। ठीक है, income from house property which satisfies the following cumulative condition would be treated as agricultural income, and consequently it would be exempt from the tax by the virtue of section 10 सब clause 1। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप रेंट पे देते हो तो उससे आने वाली इनकम टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई ऐसी जैसे कह सकते हो कोई बिल्डिंग है, या कोई हाउस है, या कोई भी चीज़ जो आपने बना रखी है, कोई भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली किसी भी फार्म के एडजेसेंट है, किसी फार्म के नियर बाय में आपने उस चीज़ को इस्टेब्लिश करा हुआ है, और उस चीज़ से अगर आपको इनकम हो रही है तो ठीक है, कि ऐसी कोई हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर इन 3 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, कंडीशन ए बी सी डी, सॉरी 4 कंडीशन, सॉरी माय बैड, तो इन ए बी सी डी जो ये 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर दे तो फिर उस केस में जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम है, जो फार्म बिल्डिंग या जो जिन लोगों के जैसे फार्म हाउसेस होते हैं, जो लोग फार्म हाउसेस रेंट पे देते हैं, तो तब उस कंडीशन में इनकी जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अब वो कब होगी, तो पॉइंट नंबर ए देखते हैं। पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर। ठीक है, एज अ लैंडलॉर्ड और एज अ टेनेंट और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड एज अ लैंडलॉर्ड। कि मतलब जो भी पर्सन जो बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली एक कल्टीवेटर है। ठीक है, कि जो भी पर्टिकुलर उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसके पोजेशन में वो बिल्डिंग है, ठीक है, उसके कब्ज़े में है। ठीक है, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर एज अ लैंडलॉर्ड और एज अ टेनेंट। ठीक है, कि अगर सपोज़ करो कोई पर्सन है, उसका फार्म है, उसी के फार्म में उसने अगर कोई घर बना रखा है, ठीक है, वो क्योंकि उस फार्म में फार्मिंग भी कर रहा है और वो उस घर का लैंडलॉर्ड भी है। ठीक है, तब, या फिर अगर मान लो कोई पर्टिकुलर अगर कोई फार्म है, कोई पर्टिकुलर खेत है, उस खेत के पास अगर कोई घर बना हुआ है, ठीक है, और आपने कि उस जो भी पर्सन उस खेत में रह के खेती कर रहा है, जो भी पर्सन उस जगह पे एग्रीकल्चर कर रहा है, आपने उस पर्सन को वो लैंड जिसे कह सकते हो आपने सॉरी वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है। तब द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है उसका उस पर पोजेशन होना ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे पोजेशन की बात करी गई है, इधर ओनरशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। कि मतलब अगर सपोज़ करो मेरा एक कोई खेत है, ठीक है, कोई फार्म है, उसी फार्म के जो कंपाउंड है उसी के अंदर मैंने एक घर बना रखा है,
और मान लो मैं अगर सपोज़ खुद फार्मिंग नहीं करता हूँ, मैंने एक पर्सन रखा हुआ है वहाँ पे फार्मिंग देखने के लिए, और उसी को ही मैंने उस पर्टिकुलर फार्म में बना हुआ एक घर जो है वो किराए पे दे रखा है, और उसका मैं किराया रिसीव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन जो फार्मिंग कर रहा है वहाँ पे वो बेसिकली कल्टीवेटर है, और वो उस जगह को ऑक्यूपाई करे हुए, ऑक्यूपाई मतलब उसके पोजेशन में है। ठीक है, अगर रह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं उस जगह पे रह रहा हूँ, उसी घर पे जो बेसिकली किसी भी फार्म के बगल में है, ठीक है, उसी फार्म एरिया के सराउंडिंग है, ठीक है, तो तब उस पर्टिकुलर केस में मैं अगर उस पर्टिकुलर जगह से अगर कोई भी इनकम कर अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उस केस में वो जो फार्म बिल्डिंग से आने वाली जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, इट शुड बी ऑन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी लैंड यूज़ होगा या जो भी पर्टिकुलर जिस लैंड के जस्ट विसिनिटी में, ठीक है, कि जिस लैंड की जिसे कह सकते हो इमीडिएट सराउंडिंग में या उसी एरिया के जस्ट बिसाइड्स जहाँ पे आपने जो ये फार्म बिल्डिंग इस्टेब्लिश करी हुई है वो बेसिकली उस लैंड के बगल में है, उस लैंड के एडजेसेंट है जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। The cultivator or the receiver of rent in kind should, by reason of his connection with the agricultural land, requires the building as a dwelling house or a storehouse or other outbuilding। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का इस्तेमाल अगर किसी भी तरह से, ठीक है, उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी भी तरह से कोई भी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है, भले ही वो कल्टीवेटर अपने पर्सनल ड्वेलिंग के लिए अगर वो यूज़ करे, कल्टीवेटर उसको जिसे कह सकते हो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है, या अपने किसी स्टोर हाउस, अपने किसी गोदाम की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है, द लैंड इज़ एसेस्ड टू अ लैंड रेवेन्यू और अ लोकल रेट। अल्टरनेटिवली द लैंड इज़ सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया। ठीक है, कि लैंड जो होना चाहिए वो किसी रूरल एरिया में होना चाहिए, ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हो जो लैंड रेवेन्यू है या जहाँ भी कहीं जो भी रिलेवेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे उसका एक एज अ जिसे कह सकते हो फार्म बिल्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो जो इनकम आएगी फार्म बिल्डिंग से वो बेसिकली टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, तो फार्म बिल्डिंग से आने वाली जो भी इनकम होगी वो इन फॉलोइंग कंडीशन में उसे एग्जेम्प्ट करा जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इनकम विच इज़ पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली फ्रॉम बिजनेस। कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो तो कुछ उस केस में क्या होता है कि उस एक्टिविटी का कुछ पर्टिकुलर जिससे जो भी इनकम आ रही है, ठीक है, उस ऑपरेशन से उस एक्टिविटी से जो भी इनकम आ रही है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, और रेस्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपकी बिजनेस इनकम में माना जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। कि अगर आप टी का अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी अगर टी के फार्मिंग है, ठीक है, टी के आपके बागान हैं, ठीक है, उससे अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो उसकी 60% जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी और 40% नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, जो 60% इनकम जो होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, रेस्ट 40% पे यू विल हैव टू पे टैक्सेस। ठीक है, पॉइंट 2 में बेसिकली रबर की बात करी गई है, जो भी लेटेक्स होता है, ठीक है, उसको मतलब जिसे कह सकते हो इसमें ब्रॉडली रबर की बात करी गई है। ठीक है, कि रबर के केस में कि अगर आप रबर ग्रो कर रहे हो तो रबर के केस में 65% जो इनकम होगी, ठीक है, कि अगर आप रबर ग्रो कर रहे हो तो रबर के केस में 65% आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम की तरह ट्रीट करी जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स पेएबल नहीं होगा। ठीक है, और जो 35% जो होगी वो आपकी बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगी, उस 35% के ऊपर
टैक्स ऑटोमेटिकली पेएबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कॉफ़ी की बात करी गई है। कॉफ़ी में 25% जो होगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, यानी कि आपकी बिजनेस इनकम, जिस पे टैक्स अप्लाई हो जाएगा। 75% जो है रेस्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट भी कॉफ़ी से ही रिलेटेड है। ठीक है। अगर आप कॉफ़ी को, अगर आप मतलब बिना उसकी, जिसे कह सकते हो, उसकी जो है फर्दर कुछ प्रोसेसिंग करके या उसको कुछ फर्दर उसकी और कोई फर्दर ट्रीटमेंट उसका करके अगर आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तब उस केस में 40% एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर की जाएगी और रेस्ट जो 60% जो है वो आपकी, सॉरी, 40% आपकी बिजनेस इनकम में मानी जाएगी। 40% आपकी जो है टैक्सेबल इनकम होगी और रेस्ट 60% जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम है और वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितने पॉइंट समझ में आए, क्या क्या डाउट्स आपकी हैं, वो सारे पॉइंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बार वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि मुझे एक समझ में आ जाए कि मेरी वीडियोस आपको कितनी पसंद आ रही है, आप कितना जैसे कह सकते हो, आपको कितने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, ताकि इससे मेरे को भी इम्प्रूवमेंट में मदद मिलेगी। और कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकूँ। तो तब तक के लिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।